चलिए फिर इस वीडियो में देखते हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का अध्याय नंबर 14 देखते हैं। कौन सा चौथा और क्या पार्ट का नाम क्या है, अध्याय का नाम क्या है? कृषि। कक्षा 10वीं का है ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का अध्याय 4 कृषि। अब इसमें हम देखेंगे कृषि में, अब हमने 3 पार्ट को क्यों नहीं देखा? आप पहले पार्ट को देख लिया, दूसरे पार्ट को देख लिया, तीसरे पार्ट को क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा पार्ट 3 से। जल संसाधन से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर पार्ट 4 की बात करेंगे कृषि में, और कृषि में कुछ बातें देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य में मुख्य फसल उगाई जाती है। तो पूरे भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है, कौन सी फसल? तो कौन सी फसल में अग्रणी राज्य कौन सा है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य प्रदेश। क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में उगाई जाती है कौन सी फसलें? मध्य प्रदेश में दालें प्रमुख रूप से उगाई जाती है। किसमें? दालें। और उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद सोयाबीन। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल और सोयाबीन उगाई जाती है। और अगर बात करें गुजरात में, और किसकी बात करें? गुजरात की बात करें। गुजरात। अब गुजरात में कौन सी फसल उगाई जाएगी? तो गुजरात में मूंगफली उगाई जाएगी। क्या? मूंगफली। तो यहां पर लिखेंगे मूंगफली। ठीक है ना? ये उगाई जाती है मूंगफली गुजरात में। अब आती है महाराष्ट्र की बात। किसकी बात? महाराष्ट्र की बात आती है कि महाराष्ट्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में उगाया जाएगा कपास। कौन सा होगा? कपास होगा, जो कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की। उसके बाद बात करेंगे किसकी? कर्नाटक की। हम बिल्कुल मैपिंग से देख रहे हैं, और मैपिंग से आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो कर्नाटक में उगाई जाती है कॉफ़ी। क्या उगाई जाती है? कॉफ़ी। और एक रागी, और एक रागी। ये दोनों कहाँ उगाई जाएगी? कर्नाटक में उगाई जाएगी। उसके बाद में एक केरल आता है। यहाँ पर क्या आता है? केरल। तो केरल राज्य में क्या उगाया जाएगा? केरल में रबड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, रबड़ उगाई जाती है सबसे ज़्यादा। क्या? रबड़। सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ उगाई जाती है? केरल में। कॉफ़ी और रागी सबसे ज़्यादा उगाई कहाँ जाती है? कॉफ़ी अलग है और रागी अलग है। कॉफ़ी अलग है और रागी अलग है। और महाराष्ट्र में क्या उगाया जाएगा? कपास। मध्य प्रदेश में दाल और सोयाबीन। गुजरात में क्या उगाया जाएगा? मूंगफली उगाई जाएगी। और उसी प्रकार से गन्ने की बात कर ले। किसकी? गन्ने की। तो यहाँ पर बात की जाए गन्ने की, तो ये उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होंगी? उत्तर प्रदेश में एक तो गेहूं होगा सबसे ज़्यादा। क्या होगा? गेहूं होगा सबसे ज़्यादा। और एक क्या होगा? गन्ना होगा। और एक क्या होगा? गन्ना। तो गन्ना, और एक क्या होगा? मक्का। और एक क्या होगा? मक्का। ये 3 फसलें किस में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। गेहूं, गन्ना और मक्का, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें हैं। और किसकी बात करें? चाय की बात कर ले। किसकी बात कर ले? चाय की। तो चाय असम में उगाई जाएगी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर असम है। क्या है? असम। और असम में क्या उगाई जाएगी? चाय। चाय सबसे ज़्यादा उगाने वाला राज्य कौन सा है? असम है। कौन सा? असम। और किसकी बात करें? यहाँ पर कॉफ़ी हो गई, रागी हो गई, रबड़ हो गई, कपास, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, मक्का और कपास। और किसकी बात कर ले? चावल हो, एक चावल है। तो चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाएगा? चावल उगाया जाएगा। क्या? चावल। तो यहाँ पर हमने कुछ विशेष राज्य ऐसे देखे हैं जो कि कुछ ना कुछ फसल में, किसी ना किसी फसल में सबसे अग्रणी राज्य है। केरल में रबड़ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करो, आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करो, जिससे कि होगा क्या? इस मैपिंग से क्या होगा? अब मैपिंग से फ़ायदा क्या है? मैपिंग से फ़ायदा है कि आपकी मेमोरी में लंबे समय तक ये बात रहेगी।
और उसके बाद जब हम मानचित्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब हम मानचित्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको लोकेशन भी पता चलती जाएगी धीरे धीरे। और जब लोकेशन पता चल जाती है तो क्वेश्चन का आंसर याद करने में या समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ उगाई जाती है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रागी और कॉफ़ी होगी। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रागी और कॉफ़ी। महाराष्ट्र में कपास, मध्य प्रदेश में दाल और सोयाबीन, गुजरात में क्या है, मूंगफली है, उत्तर प्रदेश में क्या है, गेहूं, मक्का, गेहूं, गन्ना और मक्का। चावल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। असम में क्या है, असम में क्या है, असम में है चाय। असम में क्या है, चाय। तो असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उगाई जाती है। तो वहीं गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, तो चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। वहीं मूंगफली गुजरात में, तो वहीं कपास कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अब ये जो कपास है, अब आपको पता होगा कपास कौन सी मिट्टी के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। गेहूं कौन सी मिट्टी के लिए उपयुक्त है, तो भाई ये जलोढ़ मिट्टी के लिए उपयुक्त है। अब कॉफ़ी, तो एक कॉफ़ी जो है एक पे फसल है। कॉफ़ी कौन सी है, पे फसल, पीने वाली फसल है। एक चाय भी कौन सी वाली फसल है, पीने वाली फसल है। तो हमने पीने वाली फसल दो देखी है, एक और देखेंगे अभी। एक कॉफ़ी पीने वाली फसल है और एक चाय पीने वाली फसल है। साथ में कोको एक पीने वाली फसल है। कोको एक पीने वाली फसल है जिससे कि चॉकलेट फ्लेवर होता है, उसमें क्या होता है, चॉकलेट फ्लेवर होता है। एक चॉकलेट ही मान लो आप, क्या मान लो, चॉकलेट ही मान लो। तो कोको से क्या बनती है, चॉकलेटें बनती है। क्या बनती है, चॉकलेटें। तो चॉकलेट फ्लेवर होता है। तो कर्नाटक में कॉफ़ी उगाई जाती है, ये पे फसल है। असम में चाय उगाई जाती है, ये पे फसल है। और एक कोको है जो पीने वाली फसल है। तो पे वाली फसल कौन कौन सी हो गई, चाय, कॉफ़ी और कोको। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पे फसल को दर्शाइए, पे फसल को लिखिए, तो आप कॉफ़ी लिखोगे, चाय लिखोगे और कोको लिखोगे, ठीक है ना। और उसके बाद जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, क्वेश्चन यही है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। अब जूट क्या होता है भैया, जूट एक रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल की बात कर लेते हैं, रेशेदार फसल कौन कौन सी है। पहले तो जूट की ही बात करेंगे हम। तो जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, अब आप सुनिएगा। जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोने के समान चमकदार होता है, सोने के समान चमकदार होता है और ये अति उपयोगी होता है। सामान्य इसकी क्या रहती है, कीमत रहती है। और ये व्यापारिक रूप से प्रमुख है, ये व्यापारिक रूप से क्या है, प्रमुख। सबसे पहली बात और सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोने की समान चमकीला होता है, ये सोने के समान चमकीला होता है। ये सामान्य इसका दाम होता है और ये व्यापारिक रूप से प्रमुख है, ये व्यापारिक रूप से क्या है, प्रमुख है। इसलिए इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। किसको, जूट को। किसको, जूट को। अब आपसे बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि रेशे वाली फसलें बताइए, कौन सी, रेशे वाली फसलें। तो रेशे वाली फसलें कौन कौन सी है, एक तो रेशम है, एक रेशम है, और दूसरा एक तो रेशम, एक जूट, एक जूट, और एक सन हो गया, एक क्या हो गया, सन। तो ये चार फसलें जो है, ये चार फसलें क्या है, रेशे वाली फसलें। कौन सी फसलें, रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें। कौन कौन सी है, रेशम में से जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि सोने की तरह चमकीला होता है, ये सामान्य इसका दाम होता है, व्यापारिक रूप से प्रमुख होता है, इसीलिए इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है, गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि गन्ना नगद दाम की फसल क्यों हो गई है। तो गन्ना नगद दाम की फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीनी उद्योग में, चीनी उद्योग में प्रमुख होता है। चीनी उद्योग में क्या होता है, प्रमुख होता है। और ये भी एक क्या बन गई है, व्यापारिक फसल बन गई है, व्यापारिक फसल बन गई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नगद दाम की फसल कहते हैं। तो गन्ने को व्यापारिक फसल इसलिए, गन्ने को नगद दाम की फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि चीनी उद्योग में इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है और ये व्यापारिक रूप से प्रमुख फसल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नगद दाम की फसल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है आपसे, एक क्वेश्चन आपके लिए आता है, रबी की फसल और
खरीफ की फसल में अंतर बताओ। खरीफ की फसल में अंतर, रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताओ। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल क्या होती है? नंबर एक पॉइंट, रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु की होती है। कौन सी ऋतु की होती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। कौन सी ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाती है। दूसरी बात देखो, रबी की फसल क्या होती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जो बारिश के समय जो फसल बोते हैं उसको खरीफ की फसल कहते हैं। जो ठंडी के दिनों में जो फसल बोते हैं उसको रबी की फसल कहते हैं। अब ये शीत ऋतु में बोई जा रही है, तो ये कब बोई जाएगी? अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाएगी? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाएगी। कब बोई जाएगी? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर में क्या की जाती है? बोई जाती है। और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में तो बोएंगे और मार्च अप्रैल में काटेंगे। किसको? शीत ऋतु वाली अर्थात रबी की फसल को। वहीं वर्षा ऋतु की फसल खरीफ की फसल को क्या करेंगे? जून जुलाई में तो बोएंगे। क्या करेंगे? बोएंगे। और काट कब ली जाएगी? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो काट ली जाती है अक्टूबर नवंबर में। जून जुलाई में क्या कर देंगे? बो देंगे। अब तीसरा पॉइंट देखो, अब रबी की फसल में पकने में ज़्यादा समय लगता है। पकने में क्या समय लगता है? क्योंकि आप देखो, अक्टूबर नवंबर से बोई जा रही है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, लगभग 4 से 5 महीने। तो इसमें पकने में ज़्यादा समय लगता है और इसको पकने में कम समय लगता है। कम समय लगता है। उसके बाद में चौथी बात कर लेते हैं, अंतर देख रहा है रबी की फसल और खरीफ की फसल में। अब रबी की फसल में कौन कौन सी फसल है? एक तो सोयाबीन रबी की फसल में गेहूं हो गया। क्या हो गया? गेहूं हो गया। अब आपको ठंडी के दिनों में जो फसल बोते हैं उसको देखना है। गेहूं हो गया, मटर बोते हैं, चना बोते हैं, धना बोते हैं। क्या बोते हैं? धना बोते हैं। मसूर बोते हैं। क्या बोते हैं? मसूर बोते हैं। तो ऐसी जो फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है उसको क्या कहेंगे? रबी की फसल कहेंगे। तो रबी में अर्थात गेहूं, मटर, चना, धना, मसूर, तो ये बोई जाती है कब? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ये वाली फसलें। तो रबी की फसलें कौन कौन सी हो गई? गेहूं, मटर, चना, धना, मसूर। जो किसान है उसको कोई समस्या नहीं आएगी यहाँ पर। अब चौथा नंबर का पॉइंट यहाँ देखेंगे कौन कौन सी फसल है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल बारिश में जो बोएंगे ना वो खरीफ की होगी। सोयाबीन हो गई। क्या हो गई? सोयाबीन हो गई। मक्का बोते हैं हम। क्या बोते हैं? मक्का बोते हैं। और मक्के के बाद में क्या बोते हैं? बाजरा बोते हैं। क्या बोते हैं? बाजरा बोते हैं। बाजरे के बाद में क्या बोते हैं यहाँ पर? और क्या है? और सोयाबीन, मक्का, बाजरा और ज्वार। तो ये फसलें हम कब बोते हैं? खरीफ की फसल के लिए बोते हैं। तो खरीफ की फसल अर्थात वर्षा ऋतु में बोते हैं। सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये कब बोएंगे? वर्षा ऋतु के समय बोएंगे। ये खरीफ की फसल हो गई। और ये गेहूं, मटर, चना, धना, मसूर, ये कब बोएंगे हम? ये बोएंगे। और एक क्या हो गया? एक सरसों हो गई। एक क्या हो गई? सरसों हो गई यहाँ पर। तो ये फसलें हम बोएंगे कब? सर्दी के टाइम पे इसको रबी की फसल कह देंगे। और अभी इतना ही पॉइंट बढ़िया है, और ज़्यादा पॉइंट याद रख के क्या करेंगे नहीं तो देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हुआ। अब ये रबी की फसल है। गेहूं की बात चल रही है। किसकी बात? गेहूं की। अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अब प्रत्येक हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। और यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर क्या होता है? कम। प्रत्येक हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ पर देखो आप, छठे नंबर पर देखो, सामान्य तापमान क्या है? सामान्य तापमान इसके लिए क्या है?
सामान्य तापमान इसके लिए रहेगा लगभग कितने डिग्री, इसके लिए रहेगा 25 से 25 डिग्री के समथिंग। क्या रहेगा, 25 डिग्री के समथिंग इसमें तापमान रहेगा, किसमें, रबी की फसल में। अब यहां पर और देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे यहां पर कितना डिग्री रहेगा तापमान इस समय, छठे नंबर का पॉइंट पे यहां पर रहेगा 30 डिग्री के समथिंग, लगभग 30 डिग्री के समथिंग क्या रहेगा यहां पर तापमान रहेगा, किसके लिए, खरीफ की फसल के लिए 30 डिग्री तापमान रहेगा। तो इतनी बात अगर आपने समझ ली होगी तो ये आप अंतर निकाल लोगे। तो ये अंतर कंप्लीट हमने कर लिया है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे यहां पर हम। तो आपने रबी और खरीफ की फसल में क्या देख लिया, अंतर देख लिया, रबी और खरीफ की फसल में अंतर देख लिया। जायद की फसलों को हम वर्षा ऋतु और शीत ऋतु और वर्षा ऋतु और शीत ऋतु यहां लिखेंगे, यहां से लिखेंगे शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, इन दोनों के बीच में जायद की फसल बोते हैं, जायद की फसल बोते हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में बोएंगे। किस में बोएंगे, ग्रीष्म ऋतु में बोएंगे। अब वो फसल कौन कौन सी होगी, नंबर एक फसल कौन सी हो गई, नंबर 1 मूंग हो गया, क्या हो गया, मूंग। दूसरा क्या हो गया, तरबूज हो गया, क्या हो गया, तरबूज। और तीसरा क्या हो गया, खरबूजा हो गया, क्या हो गया, खरबूजा हो गया। और अगला क्या हो गया, खीरा हो गई, अगला क्या हो गई, खीरा हो गई। और अगला क्या हो गया, सब्जी हो गई, क्या हो गई, सब्जियां हो गई। और हम इसमें चारे के लिए भी बोते हैं, चारा हो गया, क्या हो गया, चारा, जो कि मवेशियों के लिए हम बोते हैं चारा गर्मी के दिनों में। तो ग्रीष्म ऋतु में जो बोई जाती है फसलें उसको जायद की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, जायद की फसल। मूंग, तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां, चारा, ये जायद की फसल है। कौन सी फसल है, जायद की फसल है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हो, झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहली बात तो झूम कृषि क्या होती है, पेड़ों को काट दिया जाता है और वहां पर आदिवासी जो जनजाति है वहां पर क्या करती है, कृषि करती है। ऐसी कृषि को क्या कहेंगे, झूमिंग कृषि कहेंगे। तो हम देखेंगे झूमिंग कृषि को। तो एक तो नागालैंड, एक तो उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्यों में अर्थात असम, मणिपुर, अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसमें इन राज्यों में जो पेड़ों को काट करके जो कृषि की जाती है उसको तो कहते हैं हम झूमिंग कृषि। क्या कहेंगे, झूमिंग कृषि। और इसी तरीके से खेती की जाती है। तो अदर राज्यों में और दूसरे नाम से जानते हैं। मणिपुर में किस नाम से जानेंगे, मणिपुर में इसको जानेंगे, मणिपुर में ऐसी कृषि को पामलू कहते हैं। क्या कहते हैं, पामलू नाम से जानेंगे। और क्या है, और यहां पर एक तो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इन दो राज्यों में जो कृषि, पेड़ों को काट करके जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं हम दीपा। क्या नाम से जानेंगे, दीपा। छत्तीसगढ़ और अंडमान में पेड़ को काट करके कृषि की जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, दीपा। मणिपुर में क्या नाम से जानते हैं, पामलू। क्या नाम से जानते हैं, पामलू। और वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में की जाने वाली कृषि को क्या कहेंगे, झूमिंग कृषि। यहां पर पामलू कृषि, यहां पर दीपा कृषि। तो दीपा कृषि कौन कौन से राज्यों में, यहाँ छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कृषि, मणिपुर में पामलू कृषि और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। पेड़ को काट करके कृषि की जाने वाली तरीके को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं।